गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक के स्टडी विला में। तो बिहार बोर्ड एग्रीकल्चर की क्लास में हम सभी एग्रीकल्चर के चैप्टर 2 फसलों की खेती के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज की क्लास में हम लोग सभी सरसों की खेती के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि दलहनी फसलें आप सभी को पढ़ा दिया गया है, अनाज फसलें और जो भी फसलें हैं सभी पढ़ा दिया गया। अब दलहनी फसलों के बाद तिलहनी फसलें पढ़ाने हैं, और जिसमें से आप सभी को तोरी की पढ़ाई हो चुकी है। अब हमें सरसों की पढ़ाई करनी है और उसके बाद आपको राई भी सारा चीज़ पढ़ा दिया जाएगा। तो सरसों की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले सरसों के हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जान जाते हैं। तो सरसों को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं सरसों का तेल। तो सरसों का तेल बहुत ही काफ़ी जो है हमारे समाज में सभी के लिए बहुत काफ़ी ज़रूरत है, और इसके फ़ायदे भी आप सभी जानते हैं, फ़ायदे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले जान समझ जाते हैं कि उत्पत्ति सरसों की कहाँ से हुई है, क्योंकि बिहार बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक हम सभी को ये जानना है कि किस फसल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सरसों की उत्पत्ति, इसका जो उत्पत्ति स्थान जो है ये अफ़गानिस्तान माना गया है, यानी पूर्वी अफ़गानिस्तान को माना गया है। इसका क्षेत्र विस्तार जो है सभी जगह बहुत ही कम जगहों पर इसकी होती है, और ख़ासकर इसके मुख्य रूप से बिहार में ही ज़्यादातर होती है। अब इसका बिहार में होता है। अब आइए इनकी बातों के बारे में, यानी सरसों के और डिटेल से पूरे बढ़िया से हम लोग सरसों की खेती कैसे कर सकते हैं उनके बारे में समझते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हमें मिट्टी के बारे में समझना पड़ता है कि क्योंकि किसी भी फसल को मिट्टी के अंदर ही उसको करना पड़ता है, रोपण करना पड़ता है, जिसके कारण वो फसल अच्छे से हो पाती है और उस मिट्टी से हम लोग उस फसल को प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कैसे करेंगे? तो सरसों की खेती करने से पहले खेत की मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए, यानी मिट्टी कैसी है कैसी नहीं, वो क्षारीय है या अम्लीय है, मिट्टी का पीएच मान कितना है क्या नहीं, ये सब सारी चीज़ें पता लगनी चाहिए। और इससे ये भी पता चल जाता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन या किन किन तत्वों की और कमी है, हमें कौन सी कीटनाशक या कौन सा उर्वरक ये सब देकर उसकी मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो उन पोषक तत्वों को मिट्टी में मिलाकर जो भी पोषक तत्व की कमी है उन पोषक तत्वों की भरपाई करने के बाद, मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन के हम लोग अनेकों प्रकार से गोबर वगैरह या जो भी चीज़ नाइट्रोजन के है वो सब मिट्टी में कर लेंगे ताकि उसको उर्वरकता शक्ति बढ़ जाएगी। यदि संभव ना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी कृषि सलाहकार यानी कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, उस अनुसंधान केंद्र में अपने लेकर जाकर और उसके सारे जितनी सरसों की मिट्टी के लिए चाहिए उससे हम कर सकते हैं, ताकि वो वैज्ञानिक हमें सारा चीज़ बता सके। सरसों की खेती के लिए भूमि का चयन कैसे होना चाहिए? सरसों की खेती के लिए भूमि का चयन बहुत ही एक समतल होना चाहिए, जहाँ पर पानी का निकासी हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर पानी जम जाए। वैसे खेती जो होता है वो बलुई दोमट होती है और उपयुक्त रहती है, लेकिन यह इसकी जो होती है लवणीयता यानी क्षारीयता से मुक्त होनी चाहिए। ना ही उसमें अम्लीयता जो है लवणीय होनी चाहिए और ना क्षारीयता होनी चाहिए, सब नहीं होनी चाहिए। अब सरसों की खेती के लिए जलवायु और समय, सरसों की खेती का समय क्या है, ठीक ना? तो रबी की फसल होने के कारण सरसों की फसल का सबसे अच्छा समय जो माना गया है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के प्रथम सप्ताह तक रहता है। साथ ही साथ इसको जलवायु जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। सरसों की फसल की सीमित सिंचाई दशाओं में अच्छी उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए सिंचित दिशा में यानी सरसों की जो उन्नत किस्में कौन सी होनी चाहिए, जिससे हम जान जाएं कि ये सब अच्छे अच्छे उन्नत हैं। तो इससे बहुत सारी उन्नत हैं, यानी बहुत सारी अच्छी उन्नत किस्म के सरसों हैं, जैसे हमारी माया है, वरुणा है, जिससे इसे ही हम T959 भी कहते हैं, पूसा बुल्ड है, उर्वशी है तथा नरेंद्र राई है। ये सब जो है ये सरसों की उन्नतशील प्रजातियां हैं, जिससे सरसों बहुत ही अच्छे पैमाने पर होती है और सिंचित दशा से, यानी सिंचित दशा से कहने का मतलब सारा चीज़ है। और इनमें सभी
40 से 42% तक प्रतिशत तक तेल इसमें से मिल जाते हैं। सभी 15 जो है 15 अक्टूबर से लेकर आप सभी को मैं बता दिया कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह के बीच ये सभी प्रकार के जो हैं सभी बो दिए जाते हैं, यानी इन सप्ताह के बीच में, ठीक ना। सबकी एवरेज जो है पकने की अवधि यानी 120 दिन एवरेज है, औसत जो है 120 दिन में ये जितने भी प्रकार के उन्नत किस्म के हैं सभी पक जाते हैं। अब जहाँ पर जो असिंचित दशा है, यानी जो असिंचित दशा जहाँ पर पटने का जो कार्य अच्छा से नहीं है, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ सरसों, वरुणा, वैभव, वरदान इत्यादि प्रजातियों का हम लोग क्या करेंगे, वहाँ ये सब चीज़ें कर देंगे। अब आइए हम लोग बातचीत करते हैं सरसों की बुआई के लिए बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। सरसों की बुआई जो है इसकी बीज की मात्रा 5 से 6 प्रति हेक्टेयर से होना चाहिए, और असिंचित में इसकी मात्रा जो है ये कम भी हो सकती है। बीज की मात्रा जो होता है फसल की अवधि पर निर्भर करती है। यदि अधिक दिनों की किस्म है तो बीज की मात्रा कम लगेगी, और यदि कम दिनों की किस्म है तो बीज की मात्रा ज़्यादा लगेगी। अब इस बीज के लिए बीजो उपचार क्या है, यानी बीज वैसे बीज जो अच्छे अगर होते हैं तो उनको बीज का उपचार क्या कर सकते हैं। जो सरसों के लिए बीज का उत्पादन है ये 2 से 5 थीरम में प्रति किलोग्राम की दर से हम इसे क्या कर सकते हैं, इससे अच्छे से बो सकते हैं। भरपूर पैदावार हो और अच्छे से पैदावार हो, इसीलिए हम लोग श्वेत कीट और मेदोरोलियम अस्थिरता से बचाव करने के लिए मेटालोजिकल एप्रन SD35 6 ग्राम एवं तना सड़न तथा गलन रोग से हेतु कार्बोनियम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से हम इसको बीज से उपचारित कर लेंगे। सरसों की बुआई की विधि क्या है, कैसे हम बो सकते हैं। तो सरसों की बुआई जो है देसी हल या सीड ड्रिल से हम कर सकते हैं। सीड ड्रिल यानी उसी हलों में एक ड्रिल होती है और बीज जो होता है सही जगह पर कुआई करके वो उसी जगह पर चले जाते हैं, जिससे पक्ति से 3 सेंटीमीटर तक दूरी होनी चाहिए, और इससे बीज जो है 10 से 12 सेंटीमीटर पौधों में दूरी होनी चाहिए और बीज में 2 से 3 सेंटीमीटर में, ताकि पौधे जो है अच्छा बोने में और फसल भी अच्छा हो सके। खाद और उर्वरक का प्रयोग कितना करेंगे। सरसों की खेती जो है अगर कहीं पर भी थोड़ा सा दिक्कत हो तो 60 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद हम बना सकते हैं, जो कि जैविक हो सकती है। और सिंचित दशा में 120 किलोग्राम नेत्रजन या 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास, इस तत्वों से हम सारा चीज़ कर सकते हैं, ताकि नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की इस मात्रा से बुआई से पहले सारा चीज़ को पूरी हो सके, और अंतिम जुताई से पहले खेत में मिला देना चाहिए। तो ये सब सारा चीज़ करने से ताकि सरसों अच्छे से फूलित हो। और ये सब सरसों की फसल में सिंचाई की विधि कैसी होनी चाहिए, यानी कब कब ऐसे सिंचाई करनी चाहिए। तो सरसों हो या राई, ये सब फसल में सिंचाई पट्टी विधि द्वारा करनी चाहिए। खेत की डाल और लंबाई के अनुसार 4 से 6 चौड़ी पट्टी बनाकर, यानी सारा चीज़ उनकी घेरा बनाकर करनी चाहिए। सिंचाई करते वक्त हमें इस बात का अवश्य ध्यान रहना चाहिए कि 6 से 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा सिंचाई का पानी ना रखें, यानी अपनी उंगली से या जो भी है आप सेंटीमीटर से जो भूमि है उससे 6 से 7 सेंटीमीटर तक पानी रहना चाहिए, उससे ज़्यादा जल का जमाव नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा जमा होगा तो उससे हमारी फसल जो है उस पर बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। इससे अगर जाड़े में वर्षा हो जाती है तो दूसरी सिंचाई भी ना करें, अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है, यानी वैसे ही हो जाता है। अगर जाड़े में वर्षा हो जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सितंबर से अक्टूबर के बीच में जाड़े जो हैं शुरू हो जाते हैं और आपको उसमें जो शीत जो गिरने लगता है, जिसके कारण बारिश कभी हो जाए तो आपको दूसरी सिंचाई करने की जरूरत ना है। खरपतवार पर नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे करेंगे। जब 15 से 20 दिन की बुआई करने के बाद पौधे जब निकल जाएं तो आपस दूरी में 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। खरपतवार नष्ट करने के लिए निकाई गुड़ाई हम पहले ही सारा चीज़ कर लेंगे, फसलों को छोड़कर जो फालतू पौधे हैं उन सभी को हम कर लेंगे। दूसरी सिंचाई के बाद करनी चाहिए रसायन द्वारा खरपतवार नियंत्रण तथा पेनामिलिथियम 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा की प्रति हेक्टेयर से हमें कर लेनी चाहिए, और इससे छिड़काव करने से 2 से 3 दिन पर यह अंतर छिड़काव करना चाहिए। फसल की कटाई और भंडारण। फसल की कटाई हम कैसे करेंगे कि सरसों की फसल जब 75% आप सभी को देखने में लगे कि वो सुनहरे रंग की हो गई है, यानी पक गई है, बहुत ही अच्छा हो गया है, तब फसल को स्प्रेयर से काट कर, यानी स्प्रेयर जो है क्या है, एक यंत्र है जिससे काट लिया जाता है और सुखाकर क्या करता है, मड़ाई करके अलग कर लेनी चाहिए, ताकि सरसों को अच्छे से बीज से सुखाकर उसकी भंडारण कर लेनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को अगली क्लास में राई की खेती करने को मिलेगा, और हम सभी तिलहनी फसलें पढ़कर बहुत ही जल्द समाप्त करेंगे।
आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास जो क्लास 2 एग्रीकल्चर के छात्र हैं, ठीक ना। ऐसे सभी आपके सिलेबस ऐसे ही कंटिन्यूसली तैयारी कराई जाएंगी। बहुत दिनों के बाद यह वीडियो अपलोड हो रहा है क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी नहीं है, तो इसलिए ये वीडियो ऐसे आपको अपलोडेड है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप सभी को वीडियो मिलते जाएंगे, बस आप सभी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।